सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब और आज मैं आपकी लाई हूँ चैप्टर 6 ऑफ योर 12th एनसीईआरटी, जो कि काफ़ी हार्ड चैप्टर मानते हैं कुछ लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। हम इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके इसको याद करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की। अब इसमें एक कहानी है कि जो मेंडल थे उन्होंने फैक्टर्स की बात तो कर दी थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भैया ये फैक्टर्स क्या चीज़ है आखिर। लेकिन जब डिस्कवरी हुई डीएनए की, फिर उसके बाद आरएनए, इन सब की डिस्कवरीज के बाद ये क्लियर हो गया कि मेंडल जो कह रहे थे वो काफी हद तक सही कह रहे थे। सो डीएनए और आरएनए दो चीजें होती हैं। डीएनए, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए भी है, लेकिन आरएनए के और भी काम होते हैं। वो एक मैसेंजर भी बन सकता है, वो स्ट्रक्चर, और कई जगह तो कोई कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी बन सकता है। तो चलिए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं बाय मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको धीरे धीरे करेंगे और ये आपको आराम से समझ में आ जाएगी। कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, आपको याद रखना है। एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक पेंटोस शुगर होती है जो कि डीऑक्सीराइबोस हो सकती है डीएनए में, हो सकती नहीं होती है, और राइबोस शुगर होती है आरएनए में। इसके अलावा एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। सो नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन और पिरीमिडीन। ये प्यूरीन पिरीमिडीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और आगे इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आगे लेंगे। प्यूरीन दो होते हैं, ए और जी, यानी एडिनिन और ग्वानिन, एजी। और पिरीमिडीन होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। लेकिन डीएनए और आरएनए का जब डिफरेंस आप याद करोगे तो आप देखोगे कि डीएनए में होता है थाइमीन और आरएनए में होता है यूरेसिल। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये तो पूछा जाता है। मैं हूं तो मैं तो जरूर पूछूं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम चेन को देखेंगे तो आप देखोगे कि चेन से कैसे लिंक होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर रिमाइंड कर लीजिए कि भाई ऐसा होता है ये। अब ये है आपकी पॉली चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप पी जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है, और एक किस तरह से अरेंज है वो आप देख सकते हैं। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3' एंड इसको कहते हैं 3', और ये इसको फॉस्फेट ग्रुप वाले उसको 5'। तो ये 3' जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक OH निकला होता है। मैं ज्यादा केमिस्ट्री तो नहीं जानती, पर जितना जितना जानती हूँ उतना मैं आपको बता सकती हूँ। ऐसी ये दो चेन है, राइट? एक ऊपर वाली चेन है और एक नीचे वाली चेन है, और बीच में इनके बॉन्डिंग हो रही है। ये बॉन्डिंग क्या होती है ये भी हम आगे लेंगे। तो इस तरह का होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो दो चेन से आपस में जुड़ी हुई, पर एक सिंगल जो होगी है एक चेन है, ऐसी ये एक चेन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3' एंड पे, और फॉस्फेट ग्रुप है 5' एंड पे, और ये हमेशा इसी तरह से होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम द रियल पिक्चर पे। रियल पिक्चर ये कहती है कि फॉस्फेट ग्रुप ऐसे आता है, ये शुगर आ गई आपकी, नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप आ गया इधर, शुगर आई इधर, और बेस होता है इधर, और 3' एंड हमेशा 5' एंड से जुड़ा होता है इस तरह से, ऐसे 5' 3' से। और ये बीच में जो बनते हैं ये होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये भी याद रखने की चीज है क्योंकि इससे भी पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड है। तो अब बात करेंगे डीएनए की। डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में राइबोस शुगर। अब डीएनए जो होता है ये एसिडिक होता है, क्योंकि इसके जो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए एसिडिक होता है, और ये न्यूक्लियस में मिलता है। फर्स्ट इसको आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 में, और उसका नाम लिया था न्यूक्लियन। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे जो भी फैसिलिटीज थी या जो भी टेक्नोलॉजीज थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो ये इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाए। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक आए, और जिन्होंने एक्स-रे डिफ्रेक्शन यूज करते हुए डबल हेलिक्स मॉडल बताया डीएनए का, जो कि आज भी बहुत फेमस है। फिर एडविन शेरगाफ आए, जिन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर रूल्स दे दिए। ये जो नीचे अगर आप देख रहे हैं A = T एंड G = C,
ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और जो रेशियो है c प्लस जी डिवाइड बाई a प्लस टी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये भी उन्होंने दिया था। यानी कि a और t हमेशा बराबर संख्या में होंगे, ऐसे g और c भी। ये जो इसमें इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू है, ये बॉन्ड नहीं है। और जो बेस पेयर्स होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। अब हम आगे चलते हैं। ये है डीएनए हमारा। इसमें हमेशा आप देखेंगे 5 डैश और 3 डैश एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। और साथ ही ये जो है यानी ग्वानिन वो हमेशा साइटोसिन से जुड़ा होगा, और थाइमिन क्योंकि डीएनए की बात हो रही है तो वो एडेनिन से। इनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये याद रखिएगा G ट्रिपल बॉन्ड C एंड A डबल बॉन्ड T, हमेशा ऐसे होता है इसमें A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C। ये एक रूल है, ये एक फॉर्मूला है, इसको भी याद कीजिएगा, ये भी पूछते हैं। और इसमें मैंने बात की थी कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी अगर आपको मान लीजिए एक कट करके दे दिया जाए, मान लीजिए ये 5 डैश एंड वाला, ये अगर मैं कट करके ये आधा बीच में से काट के आपको दे दूँ तो आप ये 3 डैश एंड वाला अपने आप निकाल सकते हैं कि इस वाले एरिया में क्या है, क्योंकि ये वाले काम होता है जब रेप्लिकेशन होता है। जब उसकी बात करेंगे तब देखिएगा आप ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है काम करती है। ओके, अब यहाँ पे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बन गई, नाइट्रोजन बेसिस की हमने बात कर ली। अब ये जो होता है ये 3.4 नैनोमीटर का होता है, जिसमें मेजर ग्रुप भी आ गया और माइनर ग्रुप भी आ गया, और आपस में जो बेसिस के बीच में जगह होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर की। ये पूरा एक हेलिक्स का है, 3.4 नैनोमीटर है, पूरा एक हेलिक्स है, और ये बेसिस के बीच का डिस्टेंस। और हमेशा याद रखिए कि इधर 3 डैश एंड होगा तो इधर हमेशा 5 डैश एंड ही होगा, के बीच का डिस्टेंस होता है 2 नैनोमीटर। और अगर आप एक नॉर्मल डीएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें करीब 10 बेस पेयर्स होते हैं एक इस टर्न में। वैसे जो डीएनए होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, ए बी और जेड, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। अगर आपको जानना है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उनकी पूरी डिटेल बताऊंगी। आते हैं पैकेजिंग की, लेकिन पैकेजिंग में आने से पहले हम बात करेंगे फ्रांसिस क्रिक की। फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्होंने सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताया था। सेंट्रल डॉगमा का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए कौन सा वाला, मैसेंजर आरएनए, और वहां से बनेगा प्रोटीन। और जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो कहलाता है ट्रांसलेशन। बस इतनी सी चीज होती है सेंट्रल डॉगमा। ये नॉर्मली तो फॉलो होता है, लेकिन कुछ वायरस गड़बड़ कर देते हैं, और ये जो रूल होता है ये ब्रेक हो जाता है, और उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, कैसे होता है, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको ये सब जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए प्रेजेंट स्लाइड पे आ जाएं। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम बैठ के डीएनए का कैलकुलेशन करें तो ऑलमोस्ट 2.2 मीटर का होता है, जबकि क्योंकि डीएनए तो बड़ा हो गया न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रेट नहीं रहता, वो कॉइल फॉर्म में रहता है, और क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए वो प्रोटीन से बाइंड होके रहता है। अब ये न्यूक्लियोसोम जो आप देख रहे हो इसमें जो H2B, H2A, H4, H3 ये सारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इनके चारों तरफ रैप है। एक और है लिंकेज हिस्टोन, वो नीचे की तरफ होता है। ये वो डायग्राम है जो समझाने के हिसाब से, जो आपने जनरली देखा है वो डायग्राम होता है ये वाला। आप देख सकते हैं इसमें हिस्टोन्स प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए कैसे रैप हुआ है, और इस रैप की वजह से ही हम इसको बीडेड स्ट्रक्चर भी मानते हैं, अभी हम आगे देखेंगे वो। और जब ये इस तरह से रैप होता है तो जो जीन्स होते हैं वो थोड़े साइलेंट रहते हैं, वो इतना इफेक्ट शो नहीं करते। वैसे एक टॉपिक भी है जीन साइलेंसिंग, अगर आप देखना चाहें तो आपको जरूर मिलेगा, मुझे बताइएगा, मैंने ब्लॉग लिखा है इसके ऊपर पूरा, मैं आपको लिंक जरूर भेज दूंगी। अब कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो सब नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जब मेटाफेज स्टेज आती है तो और ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है।
और तब आते हैं हमारे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स में दो हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में सब कुछ पास पास होता है और यूक्रोमेटिन में सब कुछ दूर दूर होता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे अगर आप स्टेन करेंगे तो वो लाइट स्टेन होगा, कौन, यूक्रोमेटिन, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये डार्कली स्टेन होता है। यूक्रोमेटिन ज्यादा एक्टिव भी होता है एज कंपेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन, उसको इनएक्टिव फॉर्म मानते हैं। तो ये था क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अच्छा, एक चीज और कि जैसे न्यूक्लियोसोम बने, तो न्यूक्लियोसोम की वजह से क्या होता है, इससे रिपीटिंग यूनिट बनती है स्ट्रक्चर की न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, क्रोमेटिन, और ये थ्रेड लाइक अपीयरेंस देता है न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके आए हैं, आप चाहें तो इनको कीजिएगा और नहीं चाहें तो छोड़ सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, जैसे कि हम प्यूरिन में देखें ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें 2 रिंग्स हैं, और पिरिमिडीन में एक ही मिलती है, इसलिए ये अलग अलग होते हैं नाइट्रोजन बेसेस। इनका ये जो डायग्राम है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए एकदम, क्योंकि कभी कभी ये डायग्राम ही पूछ लेते हैं और उसका नाम पूछ लेते हैं, इस तरह का भी आता है। अब एक चीज होती है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है, वो कंफ्यूज कर देंगे आपको, तो समझना जरूरी है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर होती है। क्या चीज मिसिंग हुई, फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। न्यूक्लियोसाइड एक कंपोनेंट हो सकता है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन से ही बनता है। अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप आने से नेगेटिव चार्ज आता है, तो न्यूक्लियोसाइड में तो है ही नहीं, तो इसलिए वो बेसिक हो जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड में है तो फिर वो एसिडिक हो जाएगा। ये वो सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ किया है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सारे साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया, कब खुराना ने बताया, खुराना को आप जानते हैं, जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। तो इस तरह की ये जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर ये याद है तो मान के चलिए आपको जेनेटिक्स में जो काफ़ी मेन साइंटिस्ट हैं उन सबके नाम याद है। अब मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ये थोड़ा सा टिपिकल है टॉपिक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट फ्राइडे या फिर सैटरडे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।